अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, जरा सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए कि ग्रेविटी क्यों एक फोर्स नहीं है। अभी आप कहेंगे कि बुक्स में है, हर लेवल पे हम फोर्स को, ग्रेविटी को एज अ फोर्स पढ़ते हैं, बुक्स में भी मेंशन है और हर लेवल के जितने भी बुक्स आप देखते हो उसी में यही मेंशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिखा जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करें तो जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने स्टार्ट किया था। न्यूटन से पहले और भी बहुत सारे साइंसदान थे, रेने डेकार्ड्स भी थे, गैलीलियो भी थे, बट न्यूटन ने उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की। तो न्यूटन इज फेमस फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों एक फोर्स है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी क्यों एक फोर्स नहीं है। ग्रेविटी एक फोर्स है क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, उसी में हम फोर्स उस चीज को कहते हैं कि विच कॉज चेंज इन मोशन। वो हर उस चीज को हम फोर्स बोलते हैं जो किसी चीज के मोशन को चेंज करे। अगर रेस्ट में हो तो मोशन में लाए, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको रेस्ट में लाए या रेस्ट में लाने की कोशिश करे, या किसी चीज का शेप वगैरह चेंज करे। सेम चीज ग्रेविटी भी सेम यही काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से चीजें ऊपर से नीचे गिरती है, ग्रेविटी की वजह से मोशन भी पैदा होता है, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स है, जितना हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, उस सब को मोशन में रखना और उस सब को बाउंड जो है वो ग्रेविटी ने ही किया है। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ग्रेविटी एक फोर्स है। बट प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हो जाती है कि ग्रेविटी क्यों एक फोर्स कंसिडर नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को कि ग्रेविटी एक फोर्स है, साइंसदानों ने, हम सब ने 230 ईयर्स तक इसको हमने फॉलो किया कि ग्रेविटी एक फोर्स है। फिर आ गई जी आइंस्टाइन ने 1916 में जीटीआर यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में एक फोर्स है ही नहीं। ग्रेविटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब कि ग्रेविटी को हम फील तो करते हैं, बट ग्रेविटी का जो फुल मैकेनिज्म और सोर्स है उसका हमें कोई भी पता नहीं है। ये सेम चीज जो थी वो आइंस्टाइन ने न्यूटन के इस वीक पॉइंट को हिट किया, और सबको ये बात क्लिक हो गई कि वाकई ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। जरा सोचिए कि मैं कहूं कि एक सॉलिड चीज आप ले ले, लेट सपोज अगर मैं कहूं कि ये माउस आप ले ले, तो ये माउस क्यों सॉलिड है? जरा सोचिए। अभी आप कहेंगे कि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, ठीक है। तो ये जो जितने भी जो फंडामेंटल फोर्सेस के नाम मैंने लिए हैं, ये छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों केसेस में काम करते हैं। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटी है, उसको फंडामेंटल फोर्स कंसीडर करना ठीक है या नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे लेवल पे काम ही नहीं करती। क्योंकि जब दो चीजों के दरमियान में फोर्स होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी हम उसको बोलते हैं कि द नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास। जिन चीजों का मास होता है उसमें अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन होगा तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एक पार्टिकल कैरियर्स होने चाहिए। वो पार्टिकल कैरियर्स है ही नहीं, ना किसी को पता है कि वो है भी कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक मसले थे ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉब्लम, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेली बेस पे जितने भी ऑर्डिनरी थिंग्स होते हैं एवरीडे में तो काम करता ही है, बट बड़े लेवल पे जैसा कि ब्लैक होल हो गया, जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट हो गया, जैसा कि जो फंडामेंटल फोर्सेस मैंने कहा कि बहुत छोटे लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करती। और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट यूज होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, F is equals to gm1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स r स्क्वायर, जिसको हम r स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे जो कैपिटल G यूज होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, एक्चुअल में वो भी कांस्टेंट नहीं है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हर 5.9 ईयर्स या 6 ईयर में इसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आती है। तो हकीकत में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो हर 6 ईयर कंसीडर कर ले कि वो तो चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ मसले थे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक फोर्स है? क्योंकि वो चीजों को अट्रैक्ट करता है जिन चीजों की है। ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों में मोशन भी पैदा करता है। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली काम करते हैं स्लो ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो स्लो मोशन करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के लिए, फास्ट ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे ये काम नहीं करता। एक और जो सबसे मेन चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब
ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो तो हर एक चीज के लिए फिर सेम होना चाहिए। मरकरी जो एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मरकरी प्लेनेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल और उसके जो बेसिस है उस पर चलता ही नहीं है, क्योंकि उसका इलिप्टिकल मोशन चेंज होता रहता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने बता दिए हैं। फिर आगे 1916 में आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1960 में जीटीआर यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। उस थ्योरी में उसने ये सेम चीज कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस चीज का मैस होगा कि ये पूरा जो स्पेस है वो स्पेस टाइम फैब्रिक है, पूरा यूनिवर्स क्या है, स्पेस टाइम फैब्रिक है, जिसमें आप एक वजन रखें तो उस वजन की वजह से कर्वेचर पैदा हो जाएगा। कर्वेचर के अराउंड आप कोई सा सर्कुलर या स्फीयर फेंकेंगे तो वो उसकी वजह से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैस होगा कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। ये मेन आइंस्टाइन की जो जीटीआर थ्योरी है उसमें इस, और आइंस्टाइन ने ये मैथमेटिकली भी प्रूव किया और एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने प्रूव कर लिया था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि न्यूटन गलत थे, उन्होंने ये कहा था कि न्यूटन थोड़े से इनकम्प्लीट थे। उन्होंने जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज किया था जीटीआर के लिए उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही यूज किया था, बट मैं कहूंगा कि वो थोड़े से इनकम्प्लीट थे। फिर प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हो जाता है, कंफ्यूजन कहां होती है। अभी आप कहेंगे कि ग्रेविटी क्यू फोर्स है, मैंने बता दिया कि क्यू फोर्स कंसिडर होता था पहले और क्यू फोर्स नहीं है, मैंने बता दिया। एक तो फोर्स बगैर मीडियम के एक्ट नहीं होता, जो अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद न्यूटन ने स्पेस टाइम कर्वेचर कहा कि स्पेस टाइम में जितना आप मैस रखेंगे उसकी वजह से कर्वेचर बढ़ता जाएगा। और न्यूटन ने यह भी कहा था कि फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैस की वजह से होता है। तो छोटे लेवल पे वो थ्योरी जो थी, जो लॉस थे, न्यूटन के जो लॉस थे वो फेल हो गए थे। अभी अगर मैं कहूं कि हमारे पास 4 फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस हैं, उसमें से एक फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फोटोन बोलते हैं। लाइट फोटोन का मतलब फोटोन से बना है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि फोटोन एक फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए हम बोसॉन, सही, बोसॉन एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो पार्टिकल कैरियर यूज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव डीके भी होता है, बीटा डीके भी हम उसको कह सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसमें ग्लूऑन होते हैं जो क्वार्क्स को होल्ड रखती है। इस केस में ग्रेविटी है ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि न्यूटन भी थोड़े से इनकम्प्लीट थे और आइंस्टाइन भी इनकम्प्लीट थे, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी एग्जैक्ट सोर्स नहीं बताया कि ये ग्रेविटी होती क्यों है, वो मैकेनिज्म डिस्क्राइब नहीं किया, ना न्यूटन ने किया और ना आइंस्टाइन ने किया। फिर उस टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स के कॉज के यूनिवर्स क्यों है और यूनिवर्स कैसे काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स इन चीजों को डिस्कस कर रही थी। और ये जो पार्टिकल मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटोन यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ग्लूऑन यूज होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बोसॉन यूज होते हैं, बोसॉन वो कैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो थी वो क्वांटम ने बता दी। तो क्वांटम ने कोशिश किया कि क्वांटम मैकेनिक्स ने कोशिश किया कि हम इस ग्रेविटी को मालूम कर लेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। जिस तरह हर फोर्स के लिए पार्टिकल कैरियर होते हैं, इसी तरह ग्रेविटी के लिए उन्होंने एज्यूम कर लिया एक थ्योरेटिकल पार्टिकल जिसको ग्रेविटॉन बोलते हैं। बट याद रखें कि ये ग्रेविटॉन अभी तक प्रैक्टिकली किसी ने डिटेक्ट ही नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ साइंसदान ने थ्योरेटिकली सिर्फ एजम्पशन है, सिर्फ इस चीज को एज्यूम किया है। अभी आप कहेंगे कि अगर न्यूटन भी इनकम्प्लीट था, आइंस्टाइन भी इनकम्प्लीट था, क्वांटम थ्योरी भी इनकम्प्लीट है, तो सबसे जो बेस्ट आंसर्स थे वो आइंस्टाइन के थे। आइंस्टाइन की थ्योरी बड़े लेवल पे फास्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही थी, इवन ये कि ब्लैक होल के लिए भी काम कर रही थी, बट ब्लैक होल के अंदर और बिग बैंग जो यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन का जो स्टार्ट था उससे पहले क्या था, कुछ चीजों का आंसर ये जीटीआर थ्योरी भी नहीं दे सकती थी, तो उसके लिए फिर क्वांटम आ गई। बट क्वांटम जो है वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर को डिस्कस करती है, जो फंडामेंटल फोर्सेस को क्वांटम थ्योरी ने डिस्कस किया। अभी आप कहेंगे कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो है या आइंस्टाइन है, अगर ये दोनों मिलकर, ये दोनों थ्योरीज मिलकर काम करें
तो इस यूनिवर्स के जितने भी राज है, जिस तरह वर्म होल है, मल्टीवर्स है, इन सारी जितनी भी चीजें हैं, इसका आंसर ये मिलकर दे सकते हैं। बट ऐसा मुमकिन नहीं है अभी तक, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम की जितनी भी थ्योरियां हैं और जीटीआर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें दो दो तीन तीन डिफरेंसेस है। मैं जल्दी बता दूंगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। जिसमें जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि क्वांटम थ्योरी चीजों को डिसकंटिन्यू फॉर्म में देखती है। जिस तरह आप एक सिंपल पिक्चर ले लें, ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे काम करती है कि वो एक पिक्चर मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, जबकि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जिस तरह एक वीडियो की तरह होती है, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में किसी चीज को कंसिडर करती है। तो एक डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो क्वांटम थ्योरी है ये माइक्रो लेवल पे भी काम करती है, मैक्रो लेवल पे भी काम करती है, और ये बैकग्राउंड डिपेंडेंट है, बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। और उस बैकग्राउंड का मतलब क्या है? बैकग्राउंड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेस है, उस स्पेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को कंसीडर करके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनको कंसीडर करके वो अंदाजा लगाते हैं जो नए पार्टिकल होते हैं उसके। फिर उसके बाद जो जीटीआर थ्योरी है वो बैकग्राउंड डिपेंडेंट नहीं है, वो बैकग्राउंड पे डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस टाइम कर्वेचर को डिस्कस करती है, ठीक है। और इसी क्वांटम थ्योरी के बेस पे कि कौन से फंडामेंटल पार्टिकल कहां पे होने चाहिए, उन्होंने ग्रेविटॉन को डिटेक्ट किया था, डिटेक्ट नहीं किया था, सिर्फ एज्यूम किया था, ठीक है। उन्होंने इस चीज को, ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करने के लिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में बहुत ज्यादा पार्टिकल को कोलाइड किया, बहुत नए नए पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, बट ग्रेविटॉन नहीं हुआ था। उन्होंने फिर कहा कि अगर हम एक बहुत बड़े मैस ले लें, हमारे अर्थ के बराबर मैस अगर ले लें और उनको कोलाइड करें तो शायद ग्रेविटॉन को हम डिटेक्ट कर ले, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो थोड़ी सी समरी हम कर लेंगे कि न्यूटन और आइंस्टाइन को थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेंगे कि न्यूटन जो थे, न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? मैस है। आइंस्टाइन ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि ये स्पेस टाइम, मैस जो होता है स्पेस टाइम को कर्व करके, कर्वेचर को पैदा करके वो चीजों को गोल गोल घुमाता है, जिस तरह आप हर जगह पे बुक्स वगैरह में भी देखते हो। इसके बाद ये है कि न्यूटन ने कहा था, न्यूटन स्लो ऑब्जेक्ट्स के लिए और जितने भी डेली बेस पे आप देखते हो उनके लिए तो ठीक है, बट मैक्रो लेवल पे फास्ट ऑब्जेक्ट के लिए और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स जिस तरह ब्लैक होल होते हैं वहां पे फेल हो जाती है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स और जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इसी पे काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ग्रेविटी, देखिए हमने क्या पढ़ा है, ग्रेविटी एक फोर्स है पहले जमाने में, और अभी के जमाने में क्यों एक फोर्स नहीं है। आइंस्टाइन ने फिर क्या कहा, और आइंस्टाइन की थ्योरी कहां पे मतलब लैग कर रही थी, क्वांटम ने फिर उस क्वांटम मैकेनिक्स ने उसका जवाब दिया, ठीक है। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे डिटेल में, और बहुत सारे पार्टिकल है इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, बट अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब न्यूटन की जो लॉ थी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जब वो फेल हो गई छोटे लेवल पे, तो अभी आप ये समझेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो बिल्कुल बेस्ट है ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने में। जी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरीज के मुताबिक हर फोर्स के पार्टिकल, कैरियर पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कैरी करने के लिए फोटोन होने चाहिए, तो उसी तरह ग्रेविटी एक्ट करने के लिए जो पार्टिकल होने चाहिए, न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों इसके पास इनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये क्वांटम मैकेनिक्स ने थ्योरेटिकली ये प्रूव किया कि ग्रेविटी को एक्ट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने के लिए कुछ पार्टिकल्स चाहिए, पार्टिकल कैरियर्स होने चाहिए, जिसको थ्योरेटिकली प्रूव किया गया, और उसका जो थ्योरेटिकल नाम है वो है ग्रेविटॉन। वो अलग बात है कि ग्रेविटॉन अभी तक प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव ही नहीं किए है, और वो मतलब ये एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है, प्रैक्टिकली अभी तक इसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बड़े बड़े हेड्रोन कोलाइडर्स लिए, बहुत सारे पार्टिकल को कोलाइड करके बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हासिल किए हैं, बट अभी तक ग्रेविटॉन को इन्होंने डिटेक्ट ही नहीं किया है।